हम सबने सुना है कि बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचलना पड़ता है, पर क्या हो अगर ये पूरी सोच ही गलत हो? क्या हो अगर जीतने का असली तरीका मुकाबला करना ही ना हो? आज हम पीटर थिल के एक ऐसे आइडिया को समझेंगे जो बिजनेस के बारे में हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये शब्द सीधे पीटर थिल के हैं, वो इंसान जिसने पेपाल बनाया और फेसबुक जैसी कंपनियों में सबसे पहले पैसा लगाया। ये आइडिया सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी छुपी है जो सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े विजेताओं को बाकियों से अलग करती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम सब बिजनेस को एक रेस की तरह देखते हैं जहां हर कोई एक ही फिनिश लाइन की तरफ भाग रहा है, लेकिन थिल कहते हैं उस भीड़ भरी रेस को भूल जाओ। असली विनर वो नहीं जो रेस जीतते हैं, असली विनर वो हैं जो एक ऐसा नया ट्रैक बना लेते हैं जिस पर कोई और दौड़ ही नहीं सकता। तो सवाल यह है कि ऐसी मोनोपोली बनती कैसे है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझने से, वैल्यू बनाना और वैल्यू को पकड़ना, और यही थिल की पूरी स्ट्रैटेजी की चाबी है। इस फॉर्मूले को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी कंपनी दुनिया के लिए X अमाउंट की वैल्यू बनाती है और आप उस वैल्यू का Y% अपने पास रख पाते हैं। अब यहाँ का सीक्रेट ये है कि X और Y का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आप दुनिया की सबसे यूजफुल चीज बना सकते हैं, मतलब आपका X बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप उस वैल्यू को कैप्चर नहीं कर पाए यानी Y 0 है, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2012 में अमेरिका की एयरलाइन इंडस्ट्री ने गूगल से लगभग 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमाया। तो सुनने में तो यही लगता है कि एयरलाइन ज्यादा वैल्यूएबल होंगी, है ना? आखिर वो लोगों को पूरी दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन कहानी का ट्विस्ट हैरान करने वाला है। एयरलाइंस के बीच इतना जबरदस्त कंपटीशन है कि वो मुश्किल से कोई प्रॉफिट कमा पाती हैं, और दूसरी तरफ है गूगल, जो अपनी सर्च मोनोपोली के दम पर अपनी बनाई हुई वैल्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है। और नतीजा 2012 में अकेले गूगल की वैल्यू अमेरिका की सारी एयरलाइंस की टोटल वैल्यू से 4 गुना ज्यादा थी। सोचिए जरा, एक तरफ एक इतनी बड़ी, इतनी जरूरी इंडस्ट्री है जो पैसा नहीं कमा पा रही, और दूसरी तरफ एक कंपनी जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करती है और अविश्वसनीय रूप से वैल्यूएबल है। सबक क्या है? यह मैटर नहीं करता कि आप कितनी वैल्यू बनाते हैं, मैटर यह करता है कि आप उसमें से कितना अपने पास रखते हैं। तो थिल के हिसाब से बिजनेस की दुनिया में सिर्फ 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक वो जो जबरदस्त कंपटीशन में फंसी हैं, और दूसरी वो जो मोनोपोली हैं, बीच में कुछ नहीं होता। और मजे की बात यह है, दोनों ही अपनी असली पहचान को लेकर झूठ बोलती हैं। आइए देखते हैं कि ये झूठ का खेल खेला कैसे जाता है। कंपनियां अपनी असली मार्केट पोजीशन को छिपाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करती हैं, और एक फाउंडर के तौर पर इस धोखे को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जो कंपनियां कंपटीशन में फंसी होती हैं, वो एकदम अनोखा दिखने का नाटक करती हैं। वो अपने बाजार को इतना छोटा करके बताती हैं कि वो अकेली दिखें। जैसे कोई कहे, हम पालो आल्टो में एकमात्र ब्रिटिश रेस्टोरेंट हैं। सुनने में तो मोनोपोली जैसा लगता है ना? पर यह सच नहीं है। असल में वो पालो आल्टो के हर दूसरे रेस्टोरेंट से मुकाबला कर रहे हैं। ये बस अलग दिखने के लिए बनाया गया एक भ्रम है। और जो असली मोनोपोलीज हैं वो ठीक इसका उल्टा करती हैं। वो सरकारी जांच से बचने के लिए अपने बाजार को बहुत बड़ा दिखाती हैं। गूगल कभी नहीं कहेगा कि सर्च पर उसका दबदबा है। वो कहेंगे, अरे हम तो बस एक छोटी सी टेक कंपनी है जो एप्पल, अमेज़न और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों से लड़ रही है। ये अपनी ताकत को छुपाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि आप सच में एक मोनोपोली बनाते कैसे हैं। थिल की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल है, और जो सब लोग कहते हैं उसके एकदम खिलाफ है। बड़ा सोचो वाली सलाह को भूल जाइए। एक मोनोपोली बनाने के लिए आपको छोटा शुरू करना होगा। एक ऐसा छोटा स्पेसिफिक मार्केट ढूंढिए जिस पर किसी और की नजर ना हो। पहले उस पर पूरी तरह से हावी हो जाइए। उस छोटे से तालाब की सबसे बड़ी मछली बनिए। फिर और सिर्फ तभी आप धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ाना शुरू करते हैं। क्या ये तरीका सच में काम करता है? अरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को ही देख लीजिए। अमेज़न सब कुछ बेचने वाला स्टोर बनने से पहले वो सिर्फ किताबें बेचता था। फेसबुक पूरी दुनिया को जोड़ने से पहले वो सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था। पेपाल, उन्होंने सिर्फ ईबे के पावर सेलर्स के एक छोटे से ग्रुप पर फोकस किया। इन सब ने छोटा शुरू किया, उस पर कब्जा किया और फिर विस्तार किया। हम सब ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में सुना है। थिल कहते हैं बकवास है ये।
लक्ष्य पहला नहीं बल्कि आखिरी बनना है। अपनी कैटेगरी में आखिरी सबसे मजबूत कंपनी बनना। सोचिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट, सर्च के लिए गूगल। वो इसलिए नहीं जीते कि वो पहले थे, वो इसलिए जीते क्योंकि वो आखिरी हैं। और ये आखिरी खिलाड़ी बनना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक टेक कंपनी की असली कीमत उसके भविष्य पर टिकी होती है। एक हाई ग्रोथ स्टार्टअप की लगभग 75% वैल्यू उसके 10 साल या उससे भी ज्यादा समय बाद आने वाले मुनाफे से बनती है। इसका मतलब है कि सिर्फ तेजी से बढ़ना काफी नहीं है, आपको लंबे समय तक टिके रहना होगा, और मोनोपोली से बेहतर टिकाऊपन और कुछ नहीं देता। अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे गहरे हिस्से पर। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये उस मनोवैज्ञानिक जाल के बारे में है जिसमें कंपटीशन हमें फंसा सकता है। इसीलिए बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं। एक बड़ी लॉ फर्म में काम करते करते उन्हें महसूस हुआ कि वो एक ऐसी रेस में हैं जिसे हर कोई जीतना तो चाहता है, लेकिन जीतने के बाद भी कोई खुश नहीं है। उन्होंने इसे अल्काट्राज जेल में होने जैसा बताया, और उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो बस सामने के दरवाजे से बाहर निकल सकते थे। हम अक्सर उन लड़ाइयों को जीतने में इतने खो जाते हैं जो असल में कोई मायने ही नहीं रखती। मुकाबला या कंपटीशन हमें एक तरह से अंधा बना देता है। हमारा सारा ध्यान अपने कॉम्पिटिटर्स पर लगा रहता है कि उनसे थोड़ा बेहतर कैसे बने, और इस चक्कर में हम बड़े सवाल पूछना ही भूल जाते हैं, जैसे कि क्या ये खेल खेलने लायक भी है? क्या कोई बहुत बड़ा मौका है जिसे हम सिर्फ मुकाबला करने में बिजी होने की वजह से देख ही नहीं पा रहे? तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि आप मुकाबला करने के लिए कुछ बना रहे हैं या कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाने के लिए? क्या आप मौजूदा खेल को ही बेहतर तरीके से खेल रहे हैं या आप एक नया खेल बना रहे हैं? क्योंकि जैसा थील हमें याद दिलाते हैं, इतिहास वो लोग नहीं बनाते जो मुकाबला जीतते हैं, इतिहास वो लोग बनाते हैं जो मुकाबले से बच निकलते हैं।